नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से आज हम करने वाले हैं चर्चा। पहली खबर में बात दिल्ली को प्रधानमंत्री मोदी के 4 संदेशों की होगी। 48 घंटों के भीतर अपनी मुलाकातों और बातों से पीएम मोदी ने कैसे चुनावी बाजी को साधने की कोशिश की है, हम बताएंगे। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा कहकर सीरियल अटैक किया, तो क्या इस आपदा में पीएम को जीत का अवसर दिख रहा है? तथ्यों के साथ पूरा विश्लेषण करेंगे। बात 40 साल बाद लौटे एक डर की भी होगी। 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी के कचरे से नया भय कैसा है? क्यों लोग आत्मदाह करने पर आमादा हैं? ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे क्या है कुमार विश्वास का तैमूर बाण। तो आइए भारत की बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आज दिल्ली के चुनावी रण में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली में बीजेपी का चुनावी बिगुल फूंक दिया। दिल्ली वालों को 4500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं वाली सौगात दी। इनमें गरीबों को मकान, युवाओं के लिए उच्च शिक्षा और उद्यमियों के लिए कारोबार से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनके बारे में आप पिछले 48 घंटों से देख और सुन रहे हैं, इसीलिए यहां हम उनको ज्यादा विस्तार नहीं देंगे, बल्कि हम आपको पीएम मोदी के उन 4 संदेशों के बारे में बताएंगे जो बीते 48 घंटों के भीतर उन्होंने दिल्ली वासियों को देने की कोशिश की है। वो 4 संदेश क्या है, पहले उनके कीवर्ड्स के बारे में आपको बता देते हैं। पहला कीवर्ड है विकास, दूसरा हिंदुत्व, तीसरा भाईचारा और चौथा सबका साथ सबका विकास। पीएम मोदी ने बीते 48 घंटों के भीतर जो किया और जो कहा है, उनमें इन्हीं 4 मुद्दों से जुड़े संकेत देने की कोशिश है। आगे हम एक एक कर इन्हीं मुद्दों और इनसे जुड़े सियासी संकेतों को डिकोड करेंगे। पहले बात विकास कार्यों में छिपे सियासी संकेतों की करते हैं। पीएम ने आज दिल्ली वालों के लिए सौगातों का जो पिटारा खोला, उसमें योजनाओं के साथ एक मैसेज भी था। मैसेज ये कि दिल्ली में विकास के लिए बीजेपी की सरकार बनना जरूरी है। केंद्र के साथ दिल्ली में बीजेपी की सरकार होगी तो विकास की रफ्तार तेज होगी। 10 सालों के भीतर केंद्र ने दिल्ली में विकास के कई काम किए, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार विकास कार्यों के मोर्चे पर फेल रही। दिल्ली सरकार के पास राजधानी के विकास के लिए कोई विजन नहीं है। पीएम मोदी की दिल्ली में आज पहली चुनावी रैली थी। रैली के मंच से बोलते हुए उन्होंने विकास कार्यों से भाषण की शुरुआत की, लेकिन इसके बाद अपने शब्द भेदी बाणों का रुख आम आदमी पार्टी की ओर मोड़ दिया। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ सीरियल अटैक किया। शीश महल, कट्टर बेईमान और आपको आपदा बताकर दिल्ली के चुनावी मौसम में सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया। पहले आप पीएम मोदी के आम आदमी पार्टी पर किए गए हमलों के हाइलाइट्स देखिए, इसके बाद खबर को विस्तार देंगे। भारत माता की। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये मोदी चाहते हुए भी आपकी सेवा नहीं कर पाता है। ये आपदा के पाप के कारण। आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। पीएम मोदी और बीजेपी के बाद बारी आम आदमी पार्टी की थी। आम आदमी पार्टी भी पीएम मोदी के हमलों का जवाब देने सामने आई। संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी के आक्रमण का जवाब दिया। इसके बाद तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया। आपदा भाजपा में आई हुई है। भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। और भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली का दर्द बताया है कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। और दिल्ली वालों ने भी अब ठान लिया है कि आपदा को हटाना है, भारतीय जनता पार्टी को लाना है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली को दिशा दे दी कि दिल्ली को किस तरफ जाना है।
दोनों पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि दिल्ली के मुद्दों से ध्यान भटकाएं। ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ना शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, ना खराब हवा और पानी की प्रदूषित पानी की बात करते हैं। इन दोनों को लगता है कि अगर विकास पर हम चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस आगे निकल जाएगी, और वो निकल रही है सड़क पर। अब बात पीएम मोदी के दिल्ली को दिए हिंदुत्व वाले संदेश की करते हैं। पीएम मोदी ने आज दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज की आधारशिला रखी। जब से सावरकर के ऊपर कॉलेज का नाम रखे जाने की खबर सामने आई थी, तब से ही दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इस पर संग्राम शुरू हो गया था। लेकिन दिल्ली में बीजेपी के सावरकर दांव के मायने आखिर क्या हैं, वो भी आपको बताते हैं। जानकारों की माने तो सावरकर के जरिए बीजेपी ने दिल्ली को हिंदुत्व का संदेश देने की कोशिश की है। जिस तरह केजरीवाल हिंदुत्व वाली लाइन पर बीजेपी को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब बीजेपी सावरकर के जरिए हिंदुत्व के मुद्दे पर बड़ी लकीर खींचना चाहती है। वीर सावरकर हिंदू राष्ट्र के हिमायती रहे, इसीलिए बीजेपी उन्हें प्रतीक बनाकर दिल्ली के हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश में है। वीर सावरकर के बहाने बीजेपी की कोशिश इंडिया अलायंस को बांटने की भी है, क्योंकि कांग्रेस सावरकर का विरोध करते आई है। ऐसे में बीजेपी विपक्ष के खिलाफ हिंदू विरोधी होने का नैरेटिव कर सकती है। इसके अलावा आज पीएम मोदी ने यमुना में प्रदूषण के बहाने आम आदमी पार्टी के पूर्वांचली दाव को भी फ्लॉप करने की कोशिश की। उन्होंने छठ को केंद्र में लाकर दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली वोटर को संदेश दे दिया। मैंने उनको पूछा छठ पूजा कैसी रही। उन्होंने कहा साहब सर पे हाथ फोड़ के कह रहे थे, साहब यमुना जी का हाल इतना खराब हुआ, अब हम तो छठ पूजा क्या करें, इलाके में ऐसा छोटा मोटा करके हम मां की क्षमा मांग लेते हैं। बेशर्मी देखो, ये कह रहे हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। अरे वोट नहीं मिलेंगे तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ देंगे? पीएम मोदी ने पहली रैली में छठ का जिक्र यूं ही नहीं किया, बल्कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से जेपी नड्डा के बयान को पूर्वांचलियों का अपमान बताकर बीजेपी को अब तक घेरती आ रही थी, पीएम मोदी की कोशिश आम आदमी पार्टी के उसी हमले को कमजोर करने की थी। क्योंकि दिल्ली के सिंहासन की दौड़ में पूर्वांचली वोट एक निर्णायक फैक्टर है। दिल्ली में रहने वाले बिहार और पूर्वी यूपी के लोगों को मिलाकर करीब 30% पूर्वांचली वोटर हैं। ये 30% पूर्वांचली वोटर 29 सीटों पर गेम चेंजर की भूमिका निभाते हैं। इन 29 में से 2020 में 24 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी, जबकि 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी। यही वजह है कि पीएम मोदी ने पहली रैली से ही पूर्वांचली वोटर को साथ जोड़ने के लिए छठ को मुद्दा बनाकर चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी। दिल्ली में रैली से पहले आज पीएम मोदी की तरफ से निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर चादर भी भेजी गई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पीएम मोदी की ओर से दी गई चादर को लेकर दरगाह पहुंचे। उनके साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी भी थे। औलिया की दरगाह के बाद पीएम मोदी की तरफ से भेजी गई चादर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। पीएम मोदी हर साल उर्स के मौके पर दरगाह के लिए चादर भेजते हैं। अब से कुछ समय पहले अजमेर शरीफ को लेकर दरगाह मंदिर वाला विवाद भी छिड़ा था, जिसकी एक एक डिटेल भारत की बात में हमने आपके सामने रखी थी। इसको लेकर कुछ हिंदू संगठनों ने पीएम मोदी से चादर ना भेजने की अपील भी की थी, लेकिन पीएम मोदी की तरफ से परंपरा को कायम रखते हुए चादर भेजी जा रही है। तो आपको बता दें कि ये एक बड़ा मुद्दा बना था हाल ही के दिनों में, किस तरीके से तमाम मस्जिदों में मंदिर की खोज की जा रही थी। इसी कड़ी में अजमेर का भी मुद्दा बेहद गरमाया था। इसको लेकर पक्ष विपक्ष में वार पलटवार हो रहा था। ये पूछा जा रहा था कि इस पर पीएम मोदी क्या राय रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से अजमेर शरीफ के लिए उर्स के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चादर भेजी जा रही है, उसको लेकर तमाम सवालों पर एक तरीके से विराम लग गया है। और इसी में ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो पीएम मोदी की कोशिश पहले रैली से ही दिल्ली में हर वर्ग को साधने की दिखी, फिर चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो, किसान हो, युवा हो या फिर महिला हो, क्योंकि जब तक बीजेपी को राजधानी में इन सभी वर्गों का साथ नहीं मिलेगा, तब तक वो आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर नहीं कर सकती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी इसी वर्ग को ध्यान में रखकर अपनी चुनावी बिसात बिछाई। आइए बढ़ते आगे। दिल्ली की चुनावी लड़ाई के बाद अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश के पीथमपुर का, जहां यूनियन कार्बाइड कंपनी के 40 साल पुराने जहरीले कचरे पर भारी बवाल मचा है। हजारों लोग सड़कों पर हैं।
पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। इन लोगों को डर है कि जिस जहरीली गैस ने 40 साल पहले भोपाल को कभी न भूलने वाला जख्म दिया था, अब उसी कंपनी का जहरीला कचरा उनके पीथमपुर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 40 साल पुराने कचरे को पीथमपुर में जलाकर नष्ट करने का फैसला किया, जिसके लिए भोपाल से 12 ट्रकों में भरकर 358 टन कचरा पीथमपुरा पहुंच चुका है। लोग इसे चलता फिरता टाइम बॉम्ब बता रहे हैं। लोगों को डर है कि अगर इस जहरीले कचरे को पीथमपुर में नष्ट किया तो उससे निकलने वाली गैस उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। पीथमपुर के लोगों के डर के हर पहलू का विस्तार से विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि भोपाल में 40 साल पहले हुआ क्या था। लेकिन उससे पहले पीथमपुर में आज जो कुछ हुआ उसकी एक रिपोर्ट आपके सामने। सड़क पर हजारों की भीड़, प्रदर्शन और नारेबाजी। भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज। ये तस्वीरें इंदौर से 30 किलोमीटर दूर पीथमपुर की है, जहां सड़क पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की लाठी बरसी। लोगों का ये गुस्सा, ये हंगामा और बवाल यूनियन कार्बाइड के उस जहरीले कचरे के खिलाफ है, जिसे पीथमपुर के लोग मौत का सामान बता रहे हैं। एक ही मांग है कि ये जो 12 कंटेनर जहरीले कचरे पीथमपुर में मौत बनकर आए हैं पीथमपुर की, वो कंटेनर वापस जहां से आए वहां जाए। उसका निष्पादन हम पीथमपुर में नहीं होने देंगे। पीथमपुर के लोगों को सिर्फ अपनी चिंता नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी आने वाली नस्लों की भी फिक्र सता रही है। जहरीले कचरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ को जब पुलिस ने लाठियों के दम पर काबू करने की कोशिश की, तो कुछ लोगों का गुस्सा भड़क गया। प्रदर्शन में शामिल 2 लोगों ने सरकार के इस फैसले के विरोध में खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया और आत्मदाह की कोशिश की। गनीमत रही कि आग भड़कने से पहले वहां खड़े लोगों ने उसे बुझा दिया। हालांकि दोनों प्रदर्शनकारी आग में बुरी तरह झुलस गए। आनन फानन में पुलिस ने दोनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और पुलिस की गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। दोनों प्रदर्शनकारियों को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये पूरा विवाद 40 साल पहले पूरे देश को दहलाने वाली भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने 40 साल से भोपाल के बाहरी इलाके में पड़े यूनियन कार्बाइड कंपनी को नष्ट करने का फैसला किया और कचरे के निष्पादन के लिए धार के पीथमपुर इलाके को चुना गया। तय हुआ कि बरसों से पड़े जहरीले कचरे को ट्रकों के जरिए भोपाल से 420 किलोमीटर दूर पीथमपुर पहुंचाया जाएगा और वहां उसे वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया जाएगा। 2 दिन पहले ही कचरे के ट्रक भोपाल से पीथमपुर पहुंचे हैं, लेकिन पीथमपुर के लोग राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ अड़ गए हैं। आपको बता दें कि 40 साल पहले भोपाल की यूनियन कार्बाइड कंपनी में जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। 2 दिसंबर 1984 की रात मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव की चपेट में आकर 5479 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि हजारों लोग अपंग हो गए थे, जिन्हें सालों साल गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ा था। 40 साल पुराना वही डर अब पीथमपुर के लोगों को एक बार फिर सता रहा है, क्योंकि जिस जहरीले कचरे के नाम से अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों तक को डर लगता है, उस यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को 12 ट्रकों में भरकर नष्ट करने के लिए पीथमपुर लाया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की दलील है कि 358 टन कचरे में 60% मिट्टी है और सिर्फ 40% केमिकल, इसीलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर सूबे की सियासत गर्मा गई है और मौका मिलते ही कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लगभग 358 टन यूनियन कार्बाइड का कचरा, जिसमें 60% से ज़्यादा स्थानीय मिट्टी है, लगभग 40% सेवन नेफ्थाल
और अन्य प्रकार के केमिकल से जुड़े अपशिष्ट है और इसका जहरीलापन भी वैज्ञानिकों के शब्दों में 25 साल में लगभग पूरा हो जाता है। ये उल्लेखनीय बात है कि घटना को 40 साल हो चुके हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि इसका आने वाली पीढ़ी पे भविष्य में असर होगा, कैंसर के खतरा बढ़ जाएगा, इंदौर शहर में कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। जब तक इसका एक्सपर्ट्स की क्लियरिटी नहीं आती है, इस कचरे का डिस्पोजल नहीं होना चाहिए। पीथमपुर के लोगों को ना तो सरकार पर भरोसा है और ना ही प्रशासन पर। वो पुलिस की लाठी खाने को तैयार है, जान की बाजी लगाने को तैयार है, लेकिन इस कचरे में घुले जहर को अपने शहर की हवाओं में घुलने देने के लिए तैयार नहीं है। पीथमपुर के लोग डरे हुए हैं और उनके डर की सबसे बड़ी वजह है जहरीले केमिकल्स जो यूनियन कार्बाइड के कचरे में मौजूद है। जानकारी के मुताबिक इस कचरे में निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज जैसे तत्व मौजूद हैं। इसके अलावा लेड, मर्करी और क्लोरीनेटेड नेप्थलीन भी कचरे में घुली हुई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कचरे में घुले केमिकल अगर हवा के साथ फैले तो आसपास के वातावरण को जहरीला बना सकते हैं। जो अपशिष्ट वाली बात है और जो उसका वेस्ट है उसको तो एनालाइज करे बगैर अपन मान नहीं सकते। साइंटिस्ट ने रिपोर्ट दी है कि अब उसमें वो चीजें नहीं है, जहरीलापन नहीं है और खत्म हो चुका है, तो उस कारण से खतरा नहीं होगा उससे। वैसे मध्य प्रदेश सरकार की योजना इस कचरे को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने की है, लेकिन कचरे से निकलने वाली गैस के जहरीले होने का भी खतरा बना हुआ है। जहरीली गैस की चपेट में आने से कैंसर और स्किन की बीमारियां हो सकती है। बच्चों के विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। इंसान के शरीर में कई तरह की बीमारियों को जन्म दे सकती है। शरीर में संक्रमण फैल सकता है। गर्भवती महिला और उसके बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही ये केमिकल भूजल और आसपास के वातावरण को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सरकार लोगों को भरोसे में लेने की कोशिश तो कर रही है। अफसर भी लोगों को बताने में जुटे हुए हैं कि कचरा वैज्ञानिकों की देखरेख में निपटाया जाएगा। पारदर्शी तरीके से ही इस पूरी प्रक्रिया का निराकरण किया जा रहा है, इसीलिए इसमें इतना समय लगा। मेरा सबसे प्रदर्शनकारियों से अपील है, इस कार्य के लिए आपको प्रदर्शन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आराम से सामने बैठ करके हर प्रश्नों का जवाब हमारे वैज्ञानिक, हमारी टीम आपको देगी। इस मुद्दे पे आपको पता है कि पूरे वैज्ञानिक परीक्षण करने के बाद ही ये कचरा यहाँ पे लाया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में हालात नहीं है। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को कचरा नष्ट करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया था और तय समय के अंदर कचरा नष्ट नहीं करने पर अवमानना के लिए तैयार रहने को भी कहा गया था। यही वजह है कि मोहन यादव सरकार हर हाल में समय सीमा खत्म होने से पहले कचरे को ठिकाने लगा देना चाहती है, क्योंकि अगर हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ तो मुख्य सचिव और गैस राहत और पुनर्वास विभाग के प्रमुख सचिव को 6 जनवरी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीथमपुर के लोगों को भरोसा दिलाया कि कचरा जलाने से कोई नुकसान नहीं होगा। इस कचरे के निपटान से वातावरण में कोई किसी प्रकार का नुकसान स्पष्ट नहीं हुआ है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी रिपोर्ट के गहन परीक्षण के पश्चात ही आगे बढ़ने के लिए और उसे नष्ट करने के लिए हमें निर्देशित किया। भोपाल गैस त्रासदी को याद कर लोग आज भी सिहर उठते हैं। 2 दिसंबर 1984 यही वो तारीख है जब देर रात भोपाल के यूनियन कार्बाइड के प्लांट सेक्शन सी में जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ये जहरीली गैस हवा के साथ पूरे इलाके में फैल गई और लोग बदहवास होकर सड़कों पर गिरने लगे। बताया जाता है कि गैस की चपेट में आने के 3 मिनट के भीतर ही बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई थी। उस रात करीब 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। उसकी चपेट में आकर कुछ ही घंटे में 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक उस गैस की चपेट में आने से अब तक 25,000 लोगों की मौत हो चुकी है। भोपाल गैस कांड ने भोपाल ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। यही वजह है कि उससे जुड़े कचरे को लेकर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सरकार को पहले लोगों को भरोसे में लेना चाहिए, उनकी शंकाओं को दूर करना चाहिए। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों को भी अपनी बात मनवाने के लिए जान जोखिम में डालने से बचना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।